मोचीराम। रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वो हंसते हुए बोला, बाबूजी, सच कहूं, मेरी निगाह में न कोई छोटा न कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वो चाहे जो है, जैसा है, जहां कहीं है, आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे हुए जूतों के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नैवेयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है, चकतियों की थैली है। इसे एक चेहरा पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और खड़खड़ा रही है। बाबूजी, इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ, मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें, उस समय मैं चकतियों की जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नाक कर एक आदमी निकलता है सैर को। न वो अक्लमंद है, न वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है। उसे कहीं जाना नहीं है, मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वो कोई बनिया है या बिसाती है, मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, हिया ठोको, हाँ वहां पिटो, घिसा दो, ऐसा चमकाओ जूते को कि ऐना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है यार। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसुरता है। सड़क पर आती जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज ये कि घंटे भर खटवाता है, मगर नामा देते वक्त साफ नट जाता है। शरीफों को लूटते हो, वो गुर्राता है, हाँ, और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिमुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर की दबी रह जाती है, जो मौका पाकर उभरती है और उंगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे कोई गलतफहमी है। मुझे हर वक्त ये ख्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अदद आदमी है जिस पर टाके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़ी की तरह सहता है। और बाबूजी, असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो राम नामी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोजी कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही वो जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही लो, ये दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुकथल्ले धूप में सोजने के लिए लटकाता है। सच कहता हूं, उस समय रापी की मूठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती है, हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और ये चौंकने की नहीं, सोचने की बात है।
मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वो बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वो एक दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है, जो ये सोचता है कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है। जबकि असलियत ये है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षरों के आगे अंधे हैं। वे हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं। जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप, दोनों का मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्म से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। मुझे भेटू नवीन व्हिडिओच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा। आता हा पहिला एपिसोड आहे हिंदी कवितेसंदर्भातला। कविता कशी वाटली आणि वाचन कसं वाटलं, अर्थातच कविता कशी वाटली म्हणजे धुमिल जी यांची कविता आहे ती आवडेलच तुम्हाला। वाचन कसं वाटलं ते सदोष असू शकतं, त्याबद्दल कमेंट बॉक्समध्ये चुका सांगा सभ्य भाषेत। बाकी भेटूया नवीन व्हिडिओच्या निमित्ताने, तोपर्यंत टाटा बाय बाय, सायरा बाय।